ईरान के बीच हुई सीज फायर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर यह जानकारी दी और ट्रंप ने कहा कि सीज फायर को तब तक के लिए बढ़ाया जा रहा है जब तक ईरान अपना औपचारिक प्रस्ताव पेश नहीं कर देगा। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर बढ़ाने का यह फैसला पाकिस्तान की द्वारा की गई अपील के बाद लिया गया है। हालांकि सीज फायर बढ़ाने के बावजूद ट्रंप ने ईरान पर दबाव कम नहीं किया है। उन्होंने अमेरिकी सेना को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि ईरान के खिलाफ चल रही नाकाबंदी जारी रहेगी। तो ये देखिए, ये वो पोस्ट है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। इसमें ब्लॉकेज का जिक्र किया गया, पाकिस्तान का जिक्र किया गया और इस बात का जिक्र किया गया कि फिलहाल सीज फायर की मियाद को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आज ही वो दिन है जब ये सीज फायर खत्म होने वाला था। तो इधर जैसे ही सीज फायर बढ़ाने की खबर ईरान में पहुंची, वहां जश्न का माहौल दिखाई दिया। रेवोल्यूशनरी स्क्वायर पर मिसाइल्स के साथ जश्न मनाया गया, तो वहीं खुर्रम शहर में मिसाइलों के साथ लोग झूमते नाचे जश्न मनाते हुए नजर आए। ईरानी नागरिकों द्वारा गाने बजाकर ईरान के झंडे लहराकर ये जश्न मनाया गया। ये तस्वीरें आपके सामने। موج مکرر رو بزن بگیر انتقام و قاتل رهبر رو بزن ای سلاح برتر رو بزن موج مکرر رو بزن بگیر انتقام और अमेरिका की सैन्य ताकत को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका ने सिर्फ एक महीने में 850 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइल्स दाग दी है। तो वहीं सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुमान के अनुसार अमेरिका के पास कुल करीब 3000 टॉमहॉक मिसाइल्स थी, जिनका बड़ा हिस्सा अब खर्च हो चुका है। 2, 1, launch. टोमाहॉक को लॉन्च होते देखिए और समझिए कि ट्रंप की तरफ से दागी गई हर ऐसी मिसाइल की कीमत और उसका अमेरिका के मिसाइल गोदाम पर क्या असर पड़ने वाला है। अमेरिका को ईरान का युद्ध बहुत महंगा साबित हो रहा है और इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो अमेरिका के मिसाइल जखीरे को पहुंचा, जबकि पहले राउंड का युद्ध अमेरिका अपने नाम नहीं कर पाया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने केवल एक महीने में 850 से ज्यादा टोमाहॉक मिसाइल दाग दी हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुमान के मुताबिक अमेरिका के पास करीब 3000 टोमाहॉक मिसाइलें ही थी और अमेरिका इसका एक बड़ा हिस्सा खर्च कर चुका है, या कहें कि हर 3 में से एक मिसाइल इस्तेमाल हो चुकी है। हर एक टोमाहॉक की कीमत करीब 34 करोड़ रुपए होती है और ऐसी मिसाइलों के स्टॉक की भरपाई में 2 से 3 साल लग सकते हैं। अगर यही रफ्तार रही तो समझ लीजिए कि अमेरिका का मिसाइल स्टॉक तेजी से घट चुका है। इसलिए अगर अमेरिका के सामने दूसरे मोर्चे खुले तो ट्रंप क्या करेंगे? अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर तक है। ये 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, यानी रडार पर इसको ट्रैक करना आसान नहीं। अमेरिका टोमाहॉक का इस्तेमाल 1990 के दशक से कर रहा है। जब पहली बार इसका इस्तेमाल 1991 के खाड़ी युद्ध में हुआ, तब से अमेरिका इनका इस्तेमाल इराक से लेकर अफगानिस्तान, यूगोस्लाविया के युद्ध और यमन के साथ सीरिया, लीबिया और ईरान में भी कर चुका है। टोमाहॉक अमूमन समंदर से लॉन्च की जाती है। इस मिसाइल को समंदर में जंगी जहाज से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल को पनडुब्बी से फायर किया जाता है। ऐसे अटैक अमेरिका ने कई बार इराक और अफगानिस्तान में किए। सीरिया और यमन में भी यही मिसाइल बरसाई गई और यूक्रेन भी लंबे वक्त से अमेरिका से ये मिसाइल मांगता रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि टोमाहॉक की रेंज ईरान के लिए बड़ा खतरा है और अमेरिका इसे 2025 में भी साबित कर चुका है और मौजूदा युद्ध में भी ईरान पर बड़ी तादाद में हमले इसी मिसाइल से किए गए। लेकिन ईरान के खिलाफ ये खतरा कितना बचा हुआ है? इससे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के पास ये मिसाइल खत्म हुई तो वो दूसरे फ्रंट पर क्या करेगा? फिलहाल ईरान की नजर अमेरिका के मिसाइल गोदाम पर भी है, क्योंकि ट्रंप की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उनको टॉप अप किया जाए ताकि ईरान पर फिर से हमला करने की नौबत आई तो उनके लॉन्चर खाली न रहें। तो ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये टॉमहॉक मिसाइल्स हैं और ये सिर्फ टॉमहॉक मिसाइल्स ही नहीं हैं जो कि अमेरिकी बेड़े से अब खत्म होती जा रही हैं। अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिकी हथियार गोदाम में लगातार कमी आती हुई नजर आ रही है।
तो चलिए अब आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को बढ़ाते हुए क्या ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया कि जो सीज फायर की मियाद बढ़ाई गई है, ये सीज फायर आगे बढ़ा रहा हूं, और ऐसे में ईरान का प्रस्ताव सामने आया है। और साथ ही साथ में ये जो है वजह बता रहे हैं हम आपको कि आखिर सीज फायर ट्रंप तो ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह हो क्या सकती है। उसकी वजह हो सकती है कि ट्रंप की मजबूरी है सीज फायर, और यूएस हथियार गोदाम जो है वो लगभग खाली हो चुका है। यूएस की जो पेट्रियट मिसाइल्स हैं वो लगभग 50% खत्म हो चुकी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सीज फायर आगे बढ़ा रहा हूं, ट्रंप की तरफ से ये बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि ईरान का प्रस्ताव सामने आने तक सीज फायर बढ़ाया जा रहा है, और ऐसे में अमेरिकी सेना की नाकेबंदी हालांकि जारी रहेगी। ट्रंप की तरफ से यह भी बयान जारी किया गया और कहा कि पाकिस्तान की अपील पर यह सीज फायर बढ़ाया गया। ईरान सरकार कमजोर और बटी हुई है। ट्रंप की तरफ से सीज फायर को बढ़ाते हुए यह ऐलान किया गया, और ट्रंप ने यह दावा किया कि यह पाकिस्तान सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया सीज फायर के लिए, उसके चलते सीज फायर बढ़ाया गया। हालांकि ट्रंप ने यह भी दावा किया और स्पष्ट कर दिया कि सीज फायर के दौरान जो नाकाबंदी जारी है अमेरिकी सैन्य की, वो उसी क्षमता के साथ में नाकेबंदी जारी रहेगी, और सीज फायर को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव सामने आने तक, जो औपचारिक प्रस्ताव है ईरान की तरफ से, वो सामने आने तक ये सीज फायर बढ़ा रहेगा। तो सवाल यह भी है कि जो ट्रंप अब से कुछ घंटे पहले तक ये कह रहे थे कि ईरान बातचीत के लिए नहीं आया तो बम बरसेंगे, वो ट्रंप अचानक से सीज फायर के लिए कैसे राजी हो गए? क्या ट्रंप के सामने इसके अलावा कोई और विकल्प था ही नहीं, ऑप्शन था ही नहीं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान के साथ 40 दिन के युद्ध में अमेरिकी मिसाइल्स का खजाना करीब करीब आधा हो गया है। अमेरिका की सबसे घातक पेट्रियट मिसाइल्स लगभग 50% खत्म हो चुकी हैं। थर्ड इंटरसेप्टर, जो कि मिसाइल हमलों को भेद डालती हैं, इसका स्टॉक भी आधे से ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है। इसके अलावा पूरी दुनिया में फेमस अमेरिका की प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स का स्टॉक भी 45% तक खत्म हो चुका है। मतलब कि अगर ट्रंप सीज फायर नहीं करते तो करते क्या? युद्ध आगे बढ़ाने के लिए उनके बारूदी गोदाम में हथियार अब आधे ही बचे हैं। और अब खबर तेहरान से, जहां रेवोल्यूशनरी स्क्वायर में एक शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन देखने को मिला है। यहां पर ईरानी सेना ने अत्याधुनिक फतेह 110 और खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल को जनता के बीच पेश किया। भारी सुरक्षा के बीच स्क्वायर में एंटर करती है और लॉन्चर वाहन पर सवार ये मिसाइल धीरे धीरे अपनी तय पोजीशन की ओर बढ़ती है। चारों ओर सुरक्षा बल तैनात है और माहौल पूरी तरह सतर्क है। कुछ ही पलों में मिसाइल को लॉन्चिंग एंगल पर सेट किया जाता है। तेहरान से आई इन तस्वीरों के जरिए ईरान ने अपने दुश्मनों को सख्त संदेश देने की कोशिश की। ये तस्वीरें देखिए, ये ईरान का शक्ति प्रदर्शन है जो कि इस जश्न के बीच देखा जा रहा है। फतेह 110 के साथ में ये प्रदर्शन किया गया। खुर्रम शहर मिसाइल को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया और फिर लॉन्चिंग पोजीशन में रखकर ये शक्ति प्रदर्शन देखा गया। इस महायुद्ध के बीच में सीज फायर तो बढ़ गया, लेकिन तेहरान से ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिखाती हैं और ईरान की तरफ से सीधा संदेश दिया जाता है कि ईरान अभी भी युद्ध के लिए तैयार है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही सीज फायर की डेडलाइन आगे बढ़ा दी हो, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पटरी पर लौटती हुई नहीं आ रही, ये दिखाई ही नहीं दे रही है। अब लिहाजा ये माना जा रहा है कि पश्चिमी एशिया में महायुद्ध लंबे समय तक जारी रह सकता है, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर एक बड़ा असर पड़ सकता है। भारत की अगर हम बात करते हैं, क्या असर पड़ सकता है? भारत की बात करें तो तेल की तंगी अब हो सकती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी इसका सीधा असर देखा जाएगा। गैस की किल्लत हो सकती है और इसकी वजह से खाने पीने की चीजें जो है वो महंगी होने लगेंगी, जो कि सीधा आम जनता की जेब पर असर डालेगी। ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है, जिससे ट्रांसपोर्ट और खेती की लागत भी बढ़ सकती है। सब्सिडी को लेकर भी सरकार का खर्च बढ़ सकता है। इसके अलावा सप्लाई चेन प्रभावित हो सकता है। युद्ध से शिपिंग रूट पर एक बड़ा असर पड़ा है और इसकी वजह से जो खाड़ी क्षेत्र है उनके समुद्री व्यापार का बड़ा रास्ता है वो शिपिंग रूट, और इससे शिपिंग रूट प्रभावित होगी। भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी, जिसके कारण आर्थिक विकास धीमी पड़ सकती है। जो कि टारगेट सेट किया गया था उससे स्लो ये विकास हो सकता है। और प्रवासियों की बात करें, अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के बाद में प्रवासियों पर भी इसका असर देखा जा सकता है। करोड़ों परिवारों की आय पर इसका संकट पड़ेगा और सीधा संकट पड़ेगा। संख्या में जो भारतीय, बड़ी संख्या में जो भारतीय रहते हैं, प्रवासी भारतीय,
ऐसे में करोड़ों परिवारों की आय पर सीधा असर पड़ेगा, संकट आ सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार पर भी असर पड़ेगा और शेयर बाजार भी प्रभावित होगा। गिरावट के डर से इन्वेस्टमेंट पर भी सीधा असर देखा जा सकता है और ऐसे में 40% खाड़ी देशों के अलावा शेयर बाजार बड़े स्तर पर यह प्रभावित हो सकता है, क्योंकि गिरावट के डर से इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ेगा ही। देखिए, भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट पर काफी निवेश भी किया हुआ है। युद्ध की स्थिति में मध्य एशिया तक पहुंचने पर आयात और निर्यात पर इसका सीधा असर, ये रणनीतिक मार्ग है, ये बाधित हो सकता है और इससे आयात निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा बात की जाए डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। समर्थन को लेकर कूटनीतिक दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत के रिश्ते अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों से ही अच्छे हैं। अब ऐसी स्थिति में किसी एक पक्ष के समर्थन को लेकर यह कूटनीतिक दबाव बनाया जा सकता है, लिहाजा किसी एक का पक्ष लेना भारत के हितों के खिलाफ हो सकता है। तो पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण जितना नुकसान ईरान को हुआ है, खाड़ी देशों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कतर से लेकर कुवैत तक, सऊदी अरब से यूएई तक और ओमान से लेकर बहरीन तक हर जगह युद्ध का बुरा असर पड़ा है और आगे भी अगर युद्ध जारी रहता है तो गल्फ कंट्रीज में स्थिति और ज्यादा बदतर हो सकती है। अभी आपने भारत के बारे में सुना, अब चलिए गल्फ कंट्रीज, खाड़ी देशों की बात करते हैं कि वहां पर क्या नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा जो संकट है वो है हॉर्मोज संकट। सीधे तौर पे तेल और गैस की सप्लाई ठप हो जाएगी। ये जो देशों की सबसे बड़ी लाइफलाइन है, खाड़ी देशों की, इसे बंद करने से तेल और गैस की सप्लाई ठप पड़ गई है। अब इससे कमाई का जो रास्ता है वो बंद ही हो गया है। दूसरी तरफ खाड़ी देश खाने पीने की चीजें भी इसी रास्ते से मंगवाते हैं, लिहाजा ग्रोसरी सप्लाईज इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। खाने पीने की जो चीजें हैं वो काफी महंगी हो गई हैं। इसके अलावा अगर विदेशी कामगारों की बात की जाए तो प्रवासियों का पलायन भी देखा जा रहा है। विदेशी कामगारों की नौकरियां प्रभावित हो रही हैं और ऐसे में बार बार बड़ी संख्या में प्रवासियों का पलायन देखने से भारत समेत कई ऐसे देश हैं जिनके लोगों को वापस भेजना पड़ सकता है। इसके अलावा पर्यटन और पढ़ाई को भी झटका पड़ सकता है, क्योंकि दुबई और कतर के पर्यटन केंद्रों पर इसका सीधा असर देखा गया है। ये ऐसे देश हैं जहां पर पर्यटन केंद्र, इनका सबसे बुरा हाल देखा गया। स्कूल और कॉलेज भी बंद करने पड़े। अब ऐसे में युद्ध की स्थिति में निवेशकों का भी पलायन हो सकता है और यह एक झटका खाड़ी देशों को सीधे तौर पे लग सकता है, क्योंकि विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई में भारी कमी आई है। इसकी वजह से विदेशी निवेश में भारी कमी आने वाले समय में भी आ सकती है। ईरान युद्ध में जो विकास मॉडल है, इसको भी हिला कर रख दिया है। इसकी वजह से जीडीपी में गिरावट की संभावना बताई जा रही है। 1.8 से 6% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग $194 बिलियन का नुकसान हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरा बरकरार है। पहले की तरह ईरान ऊर्जा ठिकानों पर हमले कर सकता है, यानी कि सऊदी अरब और यूएई के तेल रिफाइनरी और डिपो पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा सकते हैं। बात की जाए अगर सुरक्षा और सैन्य खतरे की, किस तरीके से ये खतरा बढ़ता जा रहा है। सीधे निशाने पर कई अमेरिकी बेसिस बने हुए हैं, क्योंकि बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने हैं और जवाबी कार्रवाई में ईरान इन्हीं अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन दाग सकता है। इसके अलावा क्षेत्रीय जो शक्ति है, एक और अहम बात है कि क्षेत्रीय कूटनीति में बदलाव देखा जा सकता है। युद्ध के कारण खाड़ी देशों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। अगर कुछ देश अमेरिका के करीब रहेंगे तो कुछ देश ईरान के साथ संतुलन बनाने के लिए तटस्थ रहने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे में इसकी वजह से क्षेत्रीय शक्ति संतुलन जो है वो अब बिगड़ सकता है। तो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में टूटी और हारी हुई सरकार है जो फैसला नहीं ले पा रही, लेकिन असलियत यह है कि ईरान में इस वक्त अमेरिका से बातचीत को लेकर कोई भी फैसला बिना आईआरजीसी के नहीं हो सकता। अब वो किस लिए? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि फिलहाल ईरान की सत्ता के केंद्र में आईआरजीसी आ चुकी है। दावा किया जा रहा है कि आईआरजीसी ही मिलिट्री काउंसिल के सिस्टम को चला रही है। ईरान के अंदर हम बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा कहा जा रहा है कि ईरान में राष्ट्रपति के फैसले लेने की जो ताकत है उसको सीमित कर दिया गया है। यहां तक कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान के कुछ फैसलों पर रोक तक लगा दी गई है। आईआरजीसी ने नए खुफिया मंत्री की नियुक्ति को भी रोक दिया। इसके अलावा नए चेहरों पर आईआरजीसी की भी पकड़ बनी हुई है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि आईआरजीसी का ये जो मकड़जाल है ये अब ईरान की टॉप लीडरशिप में पहुंच चुका है, सरकार पर।
तो फिलहाल ईरान में सत्ता का सीन क्या है वो समझना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे समझिए, सत्ता के 3 केंद्र हैं इस वक्त ईरान में। ईरान में पहले हैं मुस्तफा खामेनी, जो अब तक सामने नहीं आए हैं। दूसरे हैं राष्ट्रपति पेजेश्कियान, मसूद पेजेश्कियान। इनकी ताकतें सीमित कर दी गई हैं, ऐसा माना जा रहा है। और तीसरा है IRGC। इसे लेकर कहा जा रहा है कि सत्ता पर फिलहाल इसी का कंट्रोल है, IRGC का ही कंट्रोल है, क्योंकि खामेनी अब तक सामने नहीं आए। सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खामेनी। इनके पिता अयातुल्ला अली खामेनी के मारे जाने के बाद, अमेरिका और इजरायली हमले के मारे जाने के बाद सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी बनाए गए, लेकिन ऐसा कहा गया कि इतने घायल हैं कि इसलिए अभी तक सामने नहीं आए। राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान। अब ऐसे में ईरान में सत्ता और सैन्य स्ट्रक्चर बाकी दूसरे देशों से बिल्कुल अलग है। बात की जाए, इसे समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। ईरान की सत्ता की बात की जाए तो ईरान के जो शीर्ष होते हैं, ये पूरा आप मैप समझिए, कौन सर्वोच्च कमांडर है, कौन सबसे ताकतवर है, इसे समझना जरूरी है। सर्वोच्च कमांडर हैं मुस्तफा खामेनी, ये हैं सुप्रीम लीडर। अब ऐसे में सुप्रीम लीडर आर्मी स्ट्रक्चर के भी चीफ होते हैं, जो इस वक्त मुस्तफा खामेनी हैं। और इसके बाद आते हैं आर्म फोर्सेस जनरल स्टाफ। रणनीति और समन्वय इनके हाथ में होता है, यानी कि सबसे पहले मुस्तफा खामेनी सुप्रीम लीडर, इनके बाद में आर्म्ड फोर्सेस जनरल स्टाफ और वॉर हेडक्वार्टर का कंट्रोल रूम, जिसे रिपोर्ट करते हैं IRGC। अब इसके अलावा ईरान के पारंपरिक सेना और आंतरिक सुरक्षा विभाग, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा जो ताकतवर है वो है IRGC। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि इस स्ट्रक्चर को देखते हुए IRGC ही सबसे ज्यादा ताकत में इस वक्त ईरान में बना हुआ है। तो वहीं अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही, जहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस की पाकिस्तान यात्रा फिलहाल टाल दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया गया कि ईरान ने अब तक अमेरिका की बातचीत की शर्तों पर कोई जवाब नहीं दिया है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। JD वैंस को कल सुबह पाकिस्तान के लिए रवाना होना था। आज पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर शुरू होने वाली थी। इस बीच खबर है कि JD वैंस की ये यात्रा रद्द नहीं की गई, बल्कि फिलहाल होल्ड पर रख दी गई है। तो दूसरे दौर की वार्ता से पहले अब ये बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पाकिस्तान में बातचीत होने वाली थी। अमेरिका और ईरान के बीच में इस बातचीत से पहले बड़ी जानकारी सामने आई, जहां अमेरिकी डेलीगेशन उपराष्ट्रपति JD वैंस की अध्यक्षता में पहुंचने वाला था पाकिस्तान। उस यात्रा को फिलहाल टाल दिया गया है, पूरी तरीके से रद्द नहीं किया गया है, यह भी स्पष्ट किया गया है, यानी कि अभी भी बातचीत की उम्मीदें हैं। और ऐसे में ईरान की प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई JD वैंस की पाकिस्तान यात्रा, इसलिए फिलहाल टाल दी गई है। तो सीज फायर बढ़ाने के बाद ट्रंप का ईरान पर हमला भी देखा गया, जहां ट्रंप ने कहा कि आर्थिक रूप से ईरान बुरी तरीके से टूट चुका है। हॉर्मुज को तुरंत खुलवाना ईरान चाहता है और ऐसे में ईरान को पैसों की सख्त जरूरत है। ईरान की सेना और पुलिस को वेतन तक नहीं मिल रहा। ट्रंप ने हमला बोलते हुए कहा कि ईरान को प्रतिदिन $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये दावे ट्रंप की तरफ से किए गए। सीज फायर बढ़ाने के बाद ट्रंप ने ईरान पर हमला बोला। ट्रंप ने कहा कि आर्थिक रूप से ईरान बुरी तरीके से टूट चुका है। हॉर्मुज को तुरंत खुलवाना ईरान चाहता है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान को पैसों की सख्त जरूरत है और ईरान की सेना और पुलिस को वेतन नहीं मिल रहा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान को प्रतिदिन $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है।